सोचिए, भारत की आबादी 1 अरब को पार कर चुकी है और बढ़ती जा रही है। इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा? ये सिर्फ खाने की थाली का सवाल नहीं है, ये हमारे देश के विकास, सेहत और भविष्य की कहानी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, जमीन तो उतनी ही है। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि हम इसी सीमित जमीन से ज्यादा और बेहतर भोजन कैसे उगा सकते हैं। क्या ये मुमकिन भी है? आज हम इसी बड़ी चुनौती और इसके दिलचस्प समाधानों पर गौर करेंगे। हमारे पास विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं जो बताते हैं कि भारत अपनी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि और पशुपालन में कैसे नए रास्ते तलाश रहा है। और इस बातचीत का मकसद ये समझना है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जा रहे हैं, इनमें क्या मुश्किलें आती हैं और सबसे जरूरी, क्या हम ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चुनौती के आकार को समझते हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग, और जल्द ही हमें हर साल 25 करोड़ टन से ज्यादा अनाज चाहिए होगा। लेकिन खेती के लिए नई जमीन लाना, वो तो लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब साफ है, हमें उसी खेत से ज्यादा फसल निकालनी होगी, जिसे कहते हैं प्रति एकड़ उपज बढ़ाना। और सिर्फ फसल ही नहीं, पशुधन यानी गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, इनसे भी ज्यादा दूध, मांस, अंडे लेने होंगे। कार्यकुशलता, एफिशिएंसी बढ़ाना ही रास्ता है। ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हमने पहले भी तो ऐसा कुछ किया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में हमने सुना है। हाँ बिल्कुल, हरित क्रांति ने अनाज उत्पादन में और श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में कमाल किया था। लेकिन इसमें एक पेच था, और वो पेच अब ज्यादा साफ नजर आ रहा है। ये क्रांतियां प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी और रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर टिकी थीं। हमने पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन उसकी कीमत चुकाई, पर्यावरण पर असर पड़ा। कुछ हद तक हाँ। मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी, भूजल स्तर गिरने लगा, पर्यावरण पर दबाव बढ़ा। इसीलिए अब जोर टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है। ऐसे तरीके जिनसे उत्पादन भी बढ़े और हमारा पर्यावरण भी लंबे समय तक स्वस्थ रहे। ये एक नाजुक संतुलन है ना? और एक बात और, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। मान लीजिए हमने बहुत सारा अनाज उगा भी लिया, गोदाम भर दिए, क्या इतना काफी है? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। सिर्फ अनाज उगाना ही खाद्य सुरक्षा नहीं है। लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत यानी पैसे भी तो होने चाहिए। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। इसलिए अगर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तभी वो खुद अच्छा खा पाएंगे और देश में भूख की समस्या भी कम होगी। तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी? क्या तरीके हैं? इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना जरूरी है, जैसे मिश्रित खेती, अंतर फसलन और सही फसल चक्र अपनाना। इससे जोखिम कम होता है और कमाई बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा असल में उपलब्धता और पहुंच दोनों का मामला है। चलिए अब थोड़ा फसल सुधार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा खाना आता कहाँ से है? गेहूं, चावल, मक्का जैसे अनाज हमें कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा देते हैं। चना, मटर, अरहर जैसी दालें प्रोटीन का खजाना है। सोयाबीन, सरसों जैसे तिलहन हमें जरूरी वसा देते हैं। और फल सब्जियां विटामिन और खनिज। और हाँ, पशुओं के लिए चारा फसलें भी तो उगानी पड़ती हैं। और ये सब फसलें मौसम के मिजाज पर चलती हैं। कुछ बरसात के मौसम में होती हैं, जून से अक्टूबर तक, जिन्हें खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, सोयाबीन। कुछ सर्दियों में, नवंबर से अप्रैल तक, जिन्हें रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना। हर फसल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तापमान और धूप की अवधि यानी फोटो पीरियड चाहिए होता है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ऐसी किस्में बनाते हैं जो मौसम के थोड़े बदलाव के बावजूद सही समय पर फल फूल दें। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। सूत्रों के मुताबिक 1952 से 2010 के बीच खेती की जमीन सिर्फ 25% बढ़ी, लेकिन अनाज का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। ये जादू कैसे हुआ? अरे ये कोई जादू नहीं है, ये तो विज्ञान और मेहनत का कमाल है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, सही बीज यानी किस्म का चुनाव। दूसरा, फसल की अच्छी देखभाल। और तीसरा, तैयार फसल को नुकसान से बचाना। तो शुरुआत बीज से होती है। अच्छी किस्म का क्या मतलब है? कैसी किस्म? मतलब ऐसा बीज जो ज्यादा पैदावार दे सके। इसके लिए वैज्ञानिक ब्रीडिंग यानी प्रजनन की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग अच्छे गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉसिंग यानी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। सोचिए, एक पौधे में बीमारी से लड़ने की ताकत है, दूसरे में ज्यादा दाने लगते हैं। संकरण से कोशिश होती है कि ये दोनों गुण
एक ही नई किस्म में आ जाएं। ये संकरण कैसे होता है? क्या किसी भी पौधे को किसी के साथ मिला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये संकरण एक ही किस्म के अलग-अलग पौधों में हो सकता है, इंटरवेराइटल, या एक ही जीनस की दो अलग प्रजातियों में, इंटरस्पेसिफिक, या कभी-कभी तो दो अलग जेनेरा के बीच भी, इंटरजेनेरिक। एक और तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिससे पौधों के जीन में बदलाव करके मनचाहा गुण डाला जाता है। इन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीएम फसलें कहते हैं। तो वैज्ञानिक किन गुणों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं जब वो नई किस्म बनाते हैं? कई चीजें हैं। सबसे पहले तो ज्यादा उपज, यानी प्रति एकड़ ज्यादा फसल। फिर बेहतर गुणवत्ता, जैसे गेहूं है तो उसकी रोटी अच्छी बने, दाल है तो प्रोटीन ज्यादा हो, तिलहन है तो तेल अच्छा निकले, है ना। तीसरा बड़ा लक्ष्य है जैविक और अजैविक प्रतिरोध, मतलब रोगों और कीटों से लड़ने की ताकत, और साथ ही सूखा, बाढ़, गर्मी, सर्दी जैसी मौसम की मार झेलने की क्षमता। और क्या कुछ है जो मायने रखता है? हाँ, फसल जल्दी पके ये भी जरूरी है। कम परिपक्वता अवधि, इससे किसान साल में कई फसलें ले पाता है, लागत कम होती है। किस्म ऐसी हो जो अलग-अलग जगहों पर उग सके, यानी व्यापक अनुकूलता हो। और एक दिलचस्प बात, वांछनीय कृषि संबंधी लक्षण, जैसे चारे वाली फसलें लंबी हो तो अच्छा, लेकिन अनाज वाली फसलें बौनी हो तो बेहतर। बौनी? ये क्यों? लंबी फसल तो ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन बौनी फसल अपनी ऊर्जा लंबी डंडी बनाने में बर्बाद करने के बजाय सीधे दाने बनाने में लगाती है। पोषक तत्व बचते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव था जिसने हरित क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि कैसे एक लक्षित सुधार बड़ा असर डाल सकता है। तो अच्छा बीज चुन लिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है ना? असल पैदावार तो इस पर निर्भर करती है कि खेत में उसे माहौल कैसा मिलता है। बिल्कुल, यही बात आती है फसल उत्पादन प्रबंधन की, और ये हर किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई बिना लागत वाली पारंपरिक खेती करता है, कोई कम लागत वाली, तो कोई अधिक लागत वाली आधुनिक खेती। इसका एक बहुत अहम हिस्सा है पौधों को सही पोषण देना, पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे हमें संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही पौधों को भी। एकदम सही। पौधों को हवा, पानी और मिट्टी से करीब 16 पोषक तत्व चाहिए। हवा पानी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाते हैं। बाकी 13 मिट्टी से आते हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे कुछ तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं इनको, और लोहा, जिंक जैसे कुछ बहुत कम मात्रा में, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन किसी भी एक की कमी पूरी बढ़त रोक सकती है, जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए। ये पोषक तत्व पौधों तक कैसे पहुंचते हैं? आपने खाद और उर्वरक का जिक्र किया, इनमें क्या फर्क है? अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सवाल है। खाद पूरी तरह से जैविक चीज है। गोबर, पौधों के अवशेष, केंचुओं द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये मिट्टी में जान डालती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती है, उसकी बनावट सुधारती है। रेतीली मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाती है, चिकनी मिट्टी में पानी निकलने में मदद करती है। ये एक तरह से कचरे को सोने में बदलना है। दूसरी तरफ है उर्वरक। ये कारखानों में बनते हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब गाढ़े रूप में होते हैं। ये पौधों को तुरंत ताकत देते हैं और पैदावार तेजी से बढ़ाते हैं। लेकिन इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी बंजर हो सकती है और पानी भी प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का खतरा रहता है। तो खाद हजारों साल से इस्तेमाल हो रही है, फिर उर्वरक क्यों जरूरी हो गए? क्या सिर्फ ज्यादा पैदावार के लिए हमने मिट्टी की सेहत दांव पर लगा दी? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए उर्वरकों ने मदद जरूर की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हमें संतुलन साधना होगा। ऑर्गेनिक खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं या बहुत कम होता है, इसी संतुलन की एक कोशिश है। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो मिट्टी को पोषण भी दें और उसकी सेहत भी बनाए रखें। टिकाऊ तरीके। पोषण के बाद पानी, यानी सिंचाई। भारत में तो ज्यादातर खेती मानसून का जुआ है। बारिश अच्छी तो फसल अच्छी, वरना सब गड़बड़। इसीलिए सिंचाई इतनी अहम है। अगर सही समय पर पानी मिले तो पैदावार काफी बढ़ सकती है। इसके कई तरीके हैं, कुएं, खोदे हुए भी और ट्यूबवेल भी। नहरें हैं, नदियों से सीधे पानी उठाना, नदी लिफ्ट प्रणाली, तालाब। लेकिन पानी भी सीमित है।
इसीलिए अब जोर पानी बचाने वाले तरीकों पर है। जैसे कि कौन से तरीके? वर्षा जल संचयन, बारिश के पानी को बेकार बहने देने के बजाय इकट्ठा करना, टैंक में या जमीन में। वाटरशेड प्रबंधन, छोटे छोटे बांध, चेक डैम बनाकर पानी को रोकना और धीरे धीरे जमीन में जाने देना। इससे भूजल स्तर भी सुधरता है और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। साथ ही ऐसी किस्में भी बन रही हैं जो कम पानी में गुजारा कर लेती हैं, मतलब सूखा सहिष्णु किस्में। क्या एक ही खेत से ज्यादा फसल लेने के भी कुछ स्मार्ट तरीके हैं, जैसे एक ही समय में या एक के बाद एक? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत कारगर तरीके हैं जिन्हें फसल पैटर्न्स कहते हैं। पहला है मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ 2 या ज्यादा फसलें उगाना बिना किसी खास पैटर्न के, जैसे गेहूं के साथ चना या सरसों मिला दिया। फायदा ये कि अगर एक फसल किसी वजह से मान लीजिए बीमारी से मार खा गई तो दूसरी से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है अंतर फसलन, इंटरक्रॉपिंग। इसमें थोड़ा ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम होता है। अलग अलग फसलों को एक तय पैटर्न में पंक्तियों में लगाते हैं, जैसे मक्का की कुछ पंक्तियां, फिर सोयाबीन की कुछ पंक्तियां। ऐसी फसलें चुनते हैं जिनकी जरूरतें अलग हों, ताकि वो एक दूसरे से मुकाबला ना करें। इससे पोषक तत्वों का अच्छा इस्तेमाल होता है और बीमारियां या कीट भी आसानी से पूरी फसल में नहीं फैलते। और तीसरा, जो शायद सबसे जाना माना है, वो है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, यानी योजना बनाकर बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना। एक ही फसल साल दर साल नहीं, जैसे एक बार ज्यादा पानी चाहने वाली फसल तो अगली बार कम पानी वाली, या एक बार दलहन उगाई जैसे चना या मटर, जिसने मिट्टी में नाइट्रोजन भर दी, उसके बाद गेहूं लगा दिया। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीड़े मकोड़े और खरपतवार का चक्र भी टूटता है। बहुत बढ़िया। फसल उगा ली, पानी दे दिया, पोषण भी दे दिया, अब लगता है काम पूरा। लेकिन खेत में दुश्मन भी तो होते हैं, उनसे कैसे बचें? हाँ, फसल को बचाना भी एक बड़ी लड़ाई है। फसल सुरक्षा प्रबंधन कहते हैं इसे। 3 मुख्य दुश्मन हैं। पहले खरपतवार, वीड्स। ये बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं। ये असली फसल का खाना, पानी, जगह, रोशनी सब छीन लेते हैं, जैसे गोखरू, गाजर घास। दूसरे कीट, पेस्ट्स। ये तो कई तरह से नुकसान करते हैं। कोई जड़ काट देता है, कोई तना या पत्ती खा जाता है, कोई रस चूस लेता है, कोई फल में छेद कर देता है। और तीसरे, रोग, जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से फैलते हैं और पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। इनसे कैसे निपटे? क्या सिर्फ कीटनाशक दवाइयां, पेस्टिसाइड्स ही रास्ता है? हमने उनके खतरों के बारे में भी काफी सुना है। दवाइयां यानी पेस्टिसाइड्स, खरपतवार के लिए हर्बिसाइड्स, कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड, रोगों के लिए फंगिसाइड एक तरीका है। ये सही है, लेकिन जैसा आपने कहा, उनके अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल से जहर फैल सकता है, इंसानों और जानवरों की सेहत को नुकसान हो सकता है, फायदेमंद कीट मर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए बेहतर है बचाव के तरीके अपनाना। निवारक उपाय ज्यादा अच्छे हैं, जैसे खेत ठीक से तैयार करना, बीज को उपचारित करके बोना, सही समय पर बुआई करना, अंतर फसलन और फसल चक्र अपनाना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करना। गर्मी में गहरी जुताई करने से भी जमीन में छिपे कीट और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार को हाथ से निकालना या मशीन से हटाना भी एक तरीका है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दवाइयों का इस्तेमाल सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही हो, आखिरी हथियार के तौर पर, पहले नहीं। ठीक है, फसल कट गई, जश्न का समय, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। सुनने में आता है कि अनाज गोदामों में रखे रखे भी खराब हो जाता है। ये सच है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। भंडारण में बहुत नुकसान होता है। एक अनुमान के मुताबिक 10% या उससे भी ज्यादा। इसके कारण जैविक भी हो सकते हैं, जैसे कीड़े, चूहे, चिड़ियां, फफूंद, और अजैविक भी, जैसे गोदाम में नमी बहुत ज्यादा होना या तापमान ठीक न होना। इससे अनाज का वजन घटता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, बीज है तो उगने लायक नहीं रहता, रंग बदल जाता है और आखिरकार बाजार में कीमत बहुत कम मिलती है। तो इसे कैसे रोकें? भंडारण का सही तरीका क्या है? देखिए, उपाय है और मुश्किल भी नहीं है। भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ करें, मिट्टी, कंकड़, कचरा हटा दें।
फिर उसे पहले धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फिर छांव में ठंडा होने दें ताकि नमी बिल्कुल कम हो जाए। बोरियों में भरकर साफ सुथरे सूखे गोदाम में रखें। हाँ, दीवार से थोड़ा हटाकर और फिर जरूरत पड़ने पर धूमन यानी कीटनाशक दवा का धुआं करें ताकि अगर कोई कीड़े हों तो वो मर जाएं। ये सावधानियां नुकसान को काफी कम कर सकती हैं। फसलों की बात तो हो गई, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे भोजन का एक बड़ा हिस्सा दूध, अंडे, मांस से भी आता है, यानी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी उतना ही अहम है, खासकर भारत जैसे देश में। बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है और जीवन स्तर सुधर रहा है, इन चीजों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पशुपालन का मतलब सिर्फ जानवर पालना नहीं, बल्कि उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना है। इसमें उनका सही आहार, अच्छी नस्लें तैयार करना यानी प्रजनन और बीमारियों से बचाव और नियंत्रण सब शामिल है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली सब आते हैं। और आजकल पशुओं के कल्याण मतलब उनके साथ अच्छे व्यवहार पर भी जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले मवेशियों यानी गाय भैंस की बात करते हैं। भारत में तो इनका बहुत महत्व है। हाँ, भारत में गाय, वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, और भैंस बॉस ब्यूबैलिस दूध देने वाले पशु, दुधारू पशु, और खेती के काम या बोझा ढोने वाले पशु, भारवाही पशु, ड्रॉट एनिमल्स, दोनों के लिए पाली जाती हैं। दूध उत्पादन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बछड़ा देने के बाद पशु कितने समय तक दूध देता है। इसे दुग्ध श्रवण काल, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इस दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्या नस्ल सुधार होता है? हाँ, बिल्कुल। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी या ब्राउन स्विस का दुग्ध श्रवण काल काफी लंबा होता है। दूसरी तरफ हमारी देशी नस्लें जैसे रेड सिंधी या साहीवाल यहाँ के माहौल में रहने की आदी होती हैं और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो वैज्ञानिक इन दोनों के बीच संकरण कराते हैं ताकि जो नई नस्ल पैदा हो उसमें दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, मतलब वो ज्यादा समय तक दूध भी दे और बीमार भी कम पड़े। और उनकी देखभाल सिर्फ अच्छी नस्ल काफी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। उनके रहने की जगह साफ सुथरी, हवादार होनी चाहिए जो उन्हें बारिश, तेज गर्मी और तेज सर्दी से बचाए। फर्श थोड़ा ढलान वाला हो तो अच्छा रहता है ताकि सफाई आसान हो और जगह सूखी रहे। उनकी नियमित सफाई, नहलाना धुलाना भी जरूरी है। खाने में संतुलित आहार देना होता है जिसमें मोटा चारा, रफेज जैसे घास, भूसा और पोषक दाना, कॉन्सेंट्रेट्स जिसमें प्रोटीन, खनिज वगैरह हो, दोनों शामिल हों। और सबसे जरूरी है बीमारियों से बचाव। बाहरी परजीवी जैसे जूं, किलनी और आंतरिक परजीवी, पेट के कीड़े का नियंत्रण, और जीवाणु या विषाणु से होने वाली बीमारियां जैसे खुरपका, मुपका से बचाव के लिए समय पर टीके लगवाना। अब आते हैं मुर्गियों पर। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, ये अंडे और चिकन मांस के लिए होता है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स और मांस के लिए तेजी से बड़े होने वाले चिकन को ब्रॉयलर्स कहते हैं। यहाँ भी नस्ल सुधार पर बहुत काम हुआ है और हो रहा है। देशी नस्लों जैसे असील की बीमारियों से लड़ने की अच्छी क्षमता और गर्म मौसम सहने की ताकत को विदेशी नस्लों जैसे लेगहॉर्न की ज्यादा अंडे या मांस देने की क्षमता के साथ मिलाया जाता है। संकरण से ऐसे चूजे तैयार किए जाते हैं जिनसे ज्यादा अंडे मिलें, ब्रॉयलर का वजन जल्दी बढ़े, उन्हें पालने का खर्च कम आए और वो सस्ते, रेशेदार खाने को भी पचा सकें। छोटी कद की मुर्गियां विकसित करने पर भी जोर है। ब्रॉयलर और लेयर की जरूरतें अलग होती होंगी, है ना, उनके खाने पीने और रहने में? बिल्कुल। ब्रॉयलर को बहुत तेजी से 6-7 हफ्तों में ही बाजार के लायक वजन पाना होता है, तो उसे प्रोटीन और वसा से भरपूर खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए और के भी अच्छी मात्रा में हो ताकि उसकी बढ़त अच्छी हो और मृत्यु दर कम रहे। लेयर्स का प्रबंधन अंडे के उत्पादन के हिसाब से होता है। उन्हें सही रोशनी और जगह चाहिए होती है, लेकिन दोनों के लिए फार्म में साफ सफाई रखना, सही तापमान बनाए रखना और बीमारियों से बचाव के लिए नियमित सफाई, कीटाणुनाशक स्प्रे और टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन का एक और सस्ता और अहम स्रोत है मछली। भारत में मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन कैसे होता है? क्या तरीके हैं? 2 मुख्य तरीके हैं। एक, प्राकृतिक स्रोतों, समुद्र, नदी, झील, तालाब से पकड़ना, इसे कहते हैं कैप्चर फिशिंग। दूसरा है मछली हो पालना, इसे कहते हैं कल्चर फिशरी या एक्वाकल्चर। मछली या तो समुद्री पानी की होती है, मरीन,
या फिर ताज़े मीठे पानी की इनलैंड? भारत में दोनों तरह की मछली पालन की अच्छी संभावनाएं हैं। हमारी लंबी तटरेखा भी है और नदियां तालाब भी। हाँ बिल्कुल, समुद्री मत्स्यिकी के लिए हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और गहरा समुद्र है। पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, ट्यूना, सार्डीन जैसी कई मछलियां नावों और बड़े-बड़े जालों से पकड़ी जाती हैं। आजकल तो सैटेलाइट और इको साउंडर जैसी तकनीक से पानी में मछलियों के बड़े झुंडों का पता लगाया जाता है, जिससे पकड़ बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ कीमती समुद्री मछलियों जैसे मलेट, भेटकी और शेलफिश जैसे झींगा, मसल, सीप को समुद्र के पानी में किनारों के पास पाला भी जाता है। इसे मारीकल्चर कहते हैं। मोती भी ऐसे ही सीपियों में उगाए जाते हैं। दूसरी तरफ है अंतर्देशीय मत्स्यिकी, इनलैंड फिशरीज। ये ताज़े पानी के स्रोतों जैसे नहर, तालाब, झीलें, नदियां और खारे पानी के लेगून वगैरह में होती है। यहाँ कैप्चर फिशिंग भी होती है, लेकिन ज्यादातर उत्पादन अब मछली पालन यानी एक्वाकल्चर से हो रहा है। एक्वाकल्चर में कोई खास तकनीक है जो बहुत कामयाब रही हो? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और कामयाब तकनीक है मिश्रित मछली संवर्धन, कंपोजिट फिश कल्चर। सोचिए, एक ही तालाब में 5 या 6 अलग-अलग तरह की मछलियां एक साथ पालना। इसमें ऐसी मछलियां चुनी जाती हैं जिनकी भोजन की आदतें अलग-अलग हों, ताकि वो आपस में भोजन के लिए लड़े नहीं। जैसे कतला मछली तालाब की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के बीच के हिस्से से, मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से और ग्रास कार्प जलीय खरपतवार खाती है। इस तरह तालाब के हर हिस्से में मौजूद भोजन का पूरा इस्तेमाल हो जाता है और एक ही तालाब से कई गुना ज्यादा मछली मिलती है। ये तो कमाल का तरीका है, पूरी तरह संसाधनों का उपयोग। इसमें कोई मुश्किल आती है? हाँ, एक बड़ी मुश्किल थी अच्छी गुणवत्ता वाले मछली बीज यानी छोटी मछलियों की कमी, क्योंकि इनमें से कई मछलियां सिर्फ मानसून के मौसम में नदियों में ही प्रजनन करती हैं। तो तालाब में पालने के लिए बीज मिलना मुश्किल था, और जो मिलता था वो अक्सर दूसरी मछलियों के बीजों से मिला हुआ होता था। लेकिन अब इसका हल निकाल लिया गया है हार्मोनल उत्तेजना की विधि से। मछलियों को हार्मोन के इंजेक्शन देकर तालाबों में ही प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे शुद्ध और जरूरत के मुताबिक जब चाहे तब मछली बीज मिल जाता है। ये एक बड़ी कामयाबी है। और आखिर में एक और दिलचस्प चीज, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, एपिकल्चर। ये सिर्फ शहद के लिए होता है? मुख्य रूप से शहद के लिए, लेकिन ये अब एक महत्वपूर्ण कृषि उद्यम बन गया है। इसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, निवेश कम लगता है, इसलिए किसान इसे अपनी खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में अपनाते हैं। शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्तों से मोम भी मिलता है, जो बहुत काम का है। दवाइयां बनाने और पॉलिश वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्या भारत में खास तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं? हाँ, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए भारतीय मधुमक्खी की किस्में हैं, जैसे एपिस सेराना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी, एपिस डोर्साटा पहाड़ी मक्खी थोड़ी गुस्सैल, और एपिस फ्लोरी छोटी मक्खी। लेकिन आजकल इटली की एक किस्म एपिस मेलिफेरा का उपयोग बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि ये इटालियन मक्खी शहद बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करती है, डंक कम मारती है, अपने छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन भी बहुत तेजी से करती है। शहद की क्वालिटी, मतलब उसका स्वाद और रंग, किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खियों को मकरंद और पराग किन फूलों से मिल रहा है। मधुमक्खियों के लिए उपलब्ध फूलों वाले क्षेत्र को मधुचरान या बी फोरेज कहते हैं। मधुचरान में जैसे फूल होंगे, यानी फूलों की किस्म और उपलब्धता, वैसा ही शहद का स्वाद और उसकी गुणवत्ता होगी। अलग अलग फूलों से अलग अलग स्वाद का शहद मिलता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बढ़ती आबादी का पेट भरने और खाद्य सुरक्षा पक्की करने के लिए कितने सारे मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। बेहतर बीज और किस्म सुधार, जमीन का बेहतर प्रबंधन, पानी का सही इस्तेमाल, पोषक तत्वों का प्रबंधन, फसलों और पशुओं की बीमारियों और कीटों से सुरक्षा, भंडारण के बेहतर तरीके, नई नस्लें तैयार करना, ये सब कुछ। बिल्कुल, और ये सब चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से उपज बढ़ती है, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है, और जब किसानों की आय बढ़ती है तो देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का, इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक ये है कि ये सब हमें टिकाऊ तरीके से करना होगा, यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। भविष्य इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। आज हमने खाद्य उत्पादन की इस जटिल पहेली के कई हिस्सों को जोड़ने और समझने की कोशिश की। समाधान मौजूद है, तकनीकें भी विकसित हो रही हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी शायद मन में उठता है,
आगे क्या? हाँ बिल्कुल, भविष्य का रास्ता क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम ज़्यादा पैदावार देने वाली तकनीकों जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या रासायनिक उर्वरक और पर्यावरण की रक्षा करने वाले जैविक या टिकाऊ तरीकों के बीच एक सही तालमेल, एक सही संतुलन बिठा पाएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी पसंद, हम उपभोक्ता के तौर पर क्या खाना चाहते हैं, कैसा उगाया हुआ खाना चाहते हैं, ये तय करेगी कि भविष्य में खेती किस दिशा में जाएगी? ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए।